हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटा स्कूल चैनल। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, या फिजिक्स एजुकेटर। बेटा ये वाला चैप्टर हमारा टोटली कंप्लीट हो गया है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करवा दूं आपको। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं सॉल्व करवाऊंगी जिनके आने के चांसेस एज इट इज ज़्यादा हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, जो भी आपका स्कूल एग्जाम होगा, यूनिट टेस्ट होगा या हाफ ईयरलीज होगा, तो बेटा उस एग्जाम में आपके इनमें से प्रोबेबिलिटी है कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर में एनसीईआरटी की। ठीक है, सो बिफोर दैट जैसे मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप फटाफट से एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें सेशन को टू द मैक्सिमम पीपल, बिकॉज बहुत बच्चों को ना ये गलतफहमी होती है कि हमने पढ़ लिया, हमने थ्योरी पढ़ लिया, हमने डेरिवेशंस पढ़ लिया तो चैप्टर हो गया। बेटा बट जब तक आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं करते ना तो कोई भी चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होता। ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि वेदर इट इज जेईई, वेदर इट इज नीट, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रहती है। सो मेक श्योर दैट आप एनसीईआरटी का ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो कि आप जो अपने हाथ से निकाल नहीं रहे हो। सो स्टार्ट करते हैं आज के थॉट के साथ। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। तो जैसी आपकी सोच है ना बेटा, आपको सोच को हमेशा ऐसा करना है कि पॉजिटिव चीज आप देखो, सोचो। आप किसी के ऊपर ना, यार मैं सीरियसली बोलूँ तो है ना, बीइंग ऑनलाइन टीचर ये चीज़ बहुत फेस करी है मैंने, और बहुत सारे मेरे जैसे और टीचर्स ने भी फेस करी होगी कि स्टूडेंट्स ना चैट बॉक्स में आके कुछ ना कुछ अपना व्यू पॉइंट बोलकर चले जाते हैं। बट आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, है ना। आपको हमारे प्रति या सबके प्रति मैं बोलूँ, हमेशा एक ऐसी इमेज आप अपने दिमाग में बनाकर रखिए कि जो भी हो रहा है आपके भले के लिए ही हो रहा है। ठीक है, सो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एंड प्लीज बेटा आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक बार जल्दी से शेयर कर दो सेशन को, बिकॉज टुडे सेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। और कल के सेशन में मैं और आयुषी मैम फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री वॉर भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए 7 बजे। तो मेक श्योर दैट कि आप फुली प्रिपेयर्ड हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर के साथ एंड केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस चैप्टर के साथ। सो हम मिलने वाले हैं कल भी 7 बजे फॉर फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री वॉर। सो आई एम होपिंग कि आप फटफट से तैयारी करके आएंगे और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ओके, ये कौन सा कोई मुश्किल क्वेश्चन है ना। इट इज एन इजी क्वेश्चन, बट एनसीईआरटी में पूछा गया तो करना जरूरी है। बेटा 2 स्फीयर्स हैं, एक के ऊपर चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम, दूसरे के ऊपर चार्ज है 3 × 10⁻⁷ कूलम, और ये कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। आपको पूछा गया व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्फीयर्स। बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या कहता है, फोर्स का फॉर्मूला कहता है 1/4πε0, दिस इज द वैल्यू ऑफ के, Q1 Q2 डिवाइडेड में R का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर जो Q1 Q2 सब्स्टिट्यूट करते हैं वो विद साइन करते हैं या विदाउट साइन, एवरीबडी राइट इन द चैट बॉक्स, वो विद साइन करते हैं या विदाउट साइन, वो हम विदाउट साइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चार्जेस को विद साइन नहीं डालते। तो बेटा Q1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁷। अब आती है 1/4πε0 की बात। बेटा K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹ R का स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी, 30 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, क्योंकि आपको पता है हमेशा हमको सॉल्यूशन किस में निकालना होता है, एसआई यूनिट्स में निकालना होता है। अबे ये गलती मत कराना यार कि वहां पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना भूल जाओ और ऐसे पिद्दी सा क्वेश्चन गलत करके आओ, है ना। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि हमेशा ये चीज का ध्यान रखें जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आ रहा है, वेदर इट इज इन केमिस्ट्री, वेदर इट इज इन फिजिक्स, मेक श्योर दैट यू हैव कन्वर्टेड इट इनटू एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो बेटा उसके बाद क्या है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो। 3 × 2 = 6 × 9 10⁻⁻7 प्लस ऑफ 9 डिवाइडेड में 3 का स्क्वायर 9 × 10 का स्क्वायर × 10⁻⁴। बताइए बेटा, सॉल्व कीजिए, सिंपल सी कैलकुलेशन है, और आंसर बताइए कितना आ रहा है। आंसर बताइए कितना आ रहा है। बेटा 9 से 9 तो सीधा कट जाएगा, राइट, 9 से 9 तो सीधा कट जाएगा। 6 × 10 की पावर सॉल्व कर लो, 7 7 9
और इधर 4, 9 + 4, 9 + 4 is 13, 13 और माइनस ऑफ 14, 13 और माइनस ऑफ 14 माइनस ऑफ 1 और ये ऊपर चला गया माइनस ऑफ 2, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3। तो 6 × 10⁻³ न्यूटन। दिस इज व्हाट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, यू कैन सी फ्रॉम हियर। दोनों चार्जेस कैसे हैं, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। बेटा अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन। तो ये कैसा फोर्स हो गया, रिपल्सिव। ठीक है, ये कैसा फोर्स हो गया, रिपल्सिव। फर्स्ट क्वेश्चन डन। फर्स्ट क्वेश्चन सीसी टू एवरीबॉडी, सीसी है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, रीड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस ऑफ 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज दिस। ओके बेटा, इसमें आपको फोर्स की वैल्यू दे रखी है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन दे रखी है फोर्स की वैल्यू। उसके अलावा आपको दे रखा है कि दो चार्जेस हैं, Q1 चार्ज कितना है 0.4 माइक्रोकूलम का, इसको कन्वर्ट कर लो 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम आ गया। Q2 की वैल्यू आपके पास दे रखी है माइनस ऑफ, Q2 की वैल्यू आपके पास दे रखी है माइनस ऑफ 0.8 माइक्रोकूलम which is equals to minus of 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। राइट, आपको बोला गया कि आप R निकालो, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस क्या होगा। सिंपल सा कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला लगा दो। कूलम्स फोर्स क्या कहते हैं, F is equals to what? F is equals to what? K Q1 Q2 by R का स्क्वायर। So F is equals to K Q1 Q2 डिवाइडेड में R का स्क्वायर। R की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको ले जाओ दूसरी तरफ और कर लो सॉल्व। K की वैल्यू डालो, Q1 की वैल्यू डालो 0.4 × 10⁻⁻6। अब दिमाग लगाओ जरा थोड़ा सा, यहाँ पे मुझे Q2 की वैल्यू अगर डालनी है तो मैं विद साइन डालूंगी या विदाउट साइन डालूंगी, विदाउट साइन डालूंगी। क्यों, बिकॉज यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। ठीक है, तो आप फोर्स के फॉर्मूला में यहाँ पर स्केलर नोटेशन में बेटा साइन नहीं डालते चार्ज का। ठीक है, सो आपके पास क्या आ जाएगा 0.8 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय F की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.2 दे रखी है। सॉल्व कीजिए, फटाफट से सॉल्व कीजिए। 2 1 जा 2 2 जा, सॉल्व कीजिए फटाफट से। आंसर कितना आ रहा है, पॉइंट अलग कर दो। देखो हमेशा एक ट्रिक बताती हूँ, जब भी ऐसी कैलकुलेशन आए हमेशा आप ये कोशिश करेंगे जितनी भी 10 की पावर है उसको अलग से फाइंड आउट कर लें, जितनी भी 10 की पावर है उसको अलग से निकाल लें। ठीक है, जितनी भी 10 की पावर है उसको अलग से निकाल लें, उसको अलग से सॉल्व कर लें और न्यूमेरिकल वैल्यूज को अलग से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो फाइनली बताओ व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू बी। On solving, you will get the answer as 144 × 10⁻⁻²। बताओ ये आंसर आ रहा है 144 × 10⁻⁻²। ये R स्क्वायर की वैल्यू आई है। What about the value of R? R की वैल्यू आ जाएगी √of 144 × 10⁻⁻²। बेटा 144 किसका रूट होता है, 144 किसका अंडर रूट करोगे तो किसका, 144 स्क्वायर किसका होता है बोलो तो 12 का होता है। तो √of 144 is 12 और -2 × 1/2 आएगा अंडर रूट का, तो 10⁻⁻1। 12 × 10⁻⁻1, सॉरी इधर 4 आएगा, इधर आएगा 2। ठीक है, 12 × 10⁻⁻²। सो फाइनल आंसर विल बी व्हाट, 0.12। ठीक है, फाइनल आंसर विल बी व्हाट, 0.12 मीटर्स। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.12 मीटर्स। बताओ सबके आर की वैल्यू 0.12 मीटर्स आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बोल रहे हैं व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। अरे ये निकालने की जरूरत है, बताओ सोच के बताना, एकदम सोच के बताना, क्या ये निकालने की जरूरत है हमको। फोर्स ऑन अनदर चार्ज, फोर्स ऑन अनदर चार्ज सेकेंड स्फीयर बेसिकली ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर निकालने की जरूरत है। अगर फर्स्ट की वजह से सेकेंड के ऊपर हमें फोर्स पता है दैट 0.2 है, बेटा चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या डालेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। न्यूटन्स के कौन से लॉ को फॉलो करते हैं,
बोलो तो न्यूटन्स के कौन से लॉ को फॉलो करते हैं? न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं ना। फोर्स क्या रहता है? इक्वल एंड ऑपोजिट रहता है। फोर्स क्या रहता है? इक्वल एंड ऑपोजिट रहता है। सो अपने पास सेकंड पार्ट का आंसर भी क्या आ जाएगा? 0.2 न्यूटन। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर भी क्या आ जाएगा? 0.2 न्यूटन। इज इट क्लियर? चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस? बताओ इसका आंसर क्या होगा? टाइप करो चैट बॉक्स में। वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ अ बॉडी क्वांटाइज्ड होते हैं, इसका मतलब क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी क्वांटाइज्ड होता है, इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ही ट्रांसफर हो सकता है ना। आपको ये चीज पता था कि अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज जा रहा है तो बेटा एक्चुअली वो क्या ट्रांसफर होता है? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, एक्चुअली किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। अगर मैं बोलूं कि आपके पास ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ए बॉडी से बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो इस बॉडी में उतना ही क्या आ जाएगा? इस बॉडी में उतना ही क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस बॉडी में उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल का पार्टिकल है। हम पढ़ते हैं किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है n into E, वेयर n is what? n is an integer। ठीक है, वेयर n is what? n is what? an integer। बेटा अगर मैं बोलूं कि ये लार्ज स्केल चार्जेस के लिए पॉसिबल क्यों नहीं होता, यानी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए पॉसिबल क्यों नहीं होता? मैक्रोस्कोपिक लेवल, सोच के देखो, मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस क्या है बेटा? बहुत ज्यादा है। मैक्रोस्कोपिक लेवल में नंबर ऑफ चार्जेस बहुत ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो हमें सिस्टम होता है ना चार्जेस का, वो डिस्क्रीट नहीं दिखता, वो कॉन्टिन्यूस जैसा दिखता है। तो वहां पे क्वांटाइजेशन की कोई महत्वता नहीं है, क्वांटाइजेशन की कोई अहमियत ही नहीं है। सोचो ना, दूर से देखो, अगर मैं तुमको बोलूं कि दूर से तुम एक पेड़ को देख रहे हो तो तुमको दिखेगा क्या कि उस पेड़ में कितने एक ब्रांच पर कितने लीव्स हैं? नहीं दिखेगा। बट जैसे जैसे तुम उसको अप्रोच करेंगे, बिल्कुल उसको, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि माइक्रोस्कोप लेके बैठ के उसकी एक एक लीव को देखने बैठ जाओ तो आप उसको लीव के स्ट्रक्चर को भी देख पाओगे, राइट? तो बेटा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो इंपॉर्टेंस है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की, बट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देयर इज नो सच इंपॉर्टेंस। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देयर इज नो सच इंपॉर्टेंस। ये तो रही कंसेप्ट समझने की बात। पेपर में लिखना कैसे है? हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट इन द एग्जाम? देखिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। दिस मींस दैट ओनली इंटीग्रल मल्टीपल्स, दैट इज 1 2 3 4 till n number of electrons can be transferred from one body to the another body. Charges are not transferred in fraction, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आधा इलेक्ट्रॉन जाता है या 3.2 इलेक्ट्रॉन जाता है या 4.2 इलेक्ट्रॉन जाता है, ऐसा नहीं होता। हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि इंटीजर के टर्म्स में ही आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हेंस अ बॉडी possesses total charge only in the integral multiples of what? Electric charge। but macroscopic levels की बात करें या फिर हम बात करें simply large scale की, तो बेटा large scale charges, the charges are huge as compared to the magnitude of the electric charge। बेटा यहाँ पे E की वैल्यू कितनी होती है? Q is equals to Ne में E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 raised to the power -19। बेटा ये जो मैग्नीट्यूड है ना इस चार्ज का, ये जो मैग्नीट्यूड है इस चार्ज का, इससे कहीं ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं मैक्रोस्कोपिक चीज की जब हम बात करते हैं। तो बेटा उस केस में क्वांटाइजेशन रोल नहीं प्ले करती, कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस है वो कैसा दिखने लगता है? कॉन्टिन्यूअस दिखने लगता है। ठीक है, ये वर्ड मेंशन करना बहुत जरूरी है। दिस इज द की वर्ड विच यू नीड टू मेंशन। ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है मेंशन करना अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ। ये अपने पास एक ग्लास रॉड है, ये हमारे पास कोई सिल्क क्लॉथ है।
जब इन दोनों को रब किया तो वो बोले कि आपके पास चार्ज अपीयर होता है बोथ में. अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अगर मैं तुमसे बात करूं, व्हाट डज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेज दैट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी. चार्ज को कभी हम बना नहीं सकते, कभी हम नष्ट नहीं कर सकते, हमेशा चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रेवल करता है. सिंपल, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. अब अगर हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ की बात करते हैं, बेटा इन दोनों को जब रब करते हो तो क्या होता है? व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, क्या होता है? इन दोनों में ऑपोजिट चार्जेस अपीयर हो जाते हैं. बोलो, ऑपोजिट चार्जेस अपीयर हो जाते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर्ड होते हैं फ्रॉम ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ. बेटा ग्लास रॉड का, अब जब मैंने आपको ये समझाया था तो मैंने एक चीज और बताई थी आपको. क्या? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स उस मटेरियल से ट्रांसफर होते हैं दूसरे मटेरियल पे जिसका वर्क फंक्शन कम होता है. ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास रॉड इज लेस एज कंपेयर टू द सिल्क क्लॉथ. तो वर्क फंक्शन कम होने का मतलब क्या कि अगर हम एनर्जी थोड़ी सी भी पुट कर रहे हैं ना इनको रब करने से, वो हीट एनर्जी जो मिल रही है उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्लास रॉड से निकल के सिल्क क्लॉथ में जा रहा है. ठीक है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा बताओ? इससे इलेक्ट्रॉन निकला, ग्लास रॉड क्या बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज. सिल्क क्लॉथ क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम ग्लास रॉड टू द सिल्क क्लॉथ. अब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे. बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन एक आधा घूमने नहीं चल जाएगा, घूमने फिरने नहीं चला जाएगा. इलेक्ट्रॉन अगर ग्लास रॉड से निकला है तो वो सिल्क क्लॉथ में जाएगा. बीच में रास्ते में कहीं ऐसा नहीं कि वो नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस थिंग कि ये क्या बताता है आपको? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता है. ठीक है, कि चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. चार्ज को हमेशा हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? 4 point charges 4 point charges 2 microcoulomb -5 microcoulomb 2 microcoulomb and -5 microcoulomb are placed at 4 corners of the square. Okay, ABCD of side 10 centimeter. साइड क्या है इसकी? 10 सेंटीमीटर है. अब फटफट से तुमने आंसर भी दे दिया होगा इसका, मुझे पता है क्योंकि तुमको रट्टा मारा हुआ है तुमने. बट कंसेप्ट को समझाऊंगी, डायरेक्शंस को समझाऊंगी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम जो कि प्लेस्ड है सेंटर पर. ठीक है, जो कि प्लेस्ड है सेंटर पर. अब इस टाइप के क्वेश्चंस में ना पहले तो चेक करना है कि कहीं सिमेट्री तो नहीं बन रही. ध्यान से देखो, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो सिमेट्री बनने के चांसेस तो है. बट हम चेक करेंगे. बेटा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं बोलो तो? पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं. अच्छा, अगर ये हमारे पास स्क्वायर है जिसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर है ना, ये भी 10 हुई, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो. पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो अगर ये 90 डिग्री हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बोलो? अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर, है ना? अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर, राइट? यानी कि 10 अंडर रूट 2 आ गई. बताओ, 10 अंडर रूट 2 आ गई वैल्यू. 10 अंडर रूट 2 आ गई वैल्यू. बेटा अगर पूरी की वैल्यू 10 अंडर रूट 2 आई है तो आपकी सेंटर से कॉर्नर तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा बोलो? 10 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5 अंडर रूट 2. 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2. अब ध्यान से देखना बेटा, ये वाले चार्ज और ये वाले चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 5 अंडर रूट 2. ये वाले चार्ज और ये वाले चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 5 अंडर रूट 2. ये वाले चार्ज और ये वाले चार्ज के बीच में 5 अंडर रूट 2. ये वाले चार्ज और ये वाले चार्ज में 5 अंडर रूट 2. यानी कि अगर मैं फाइंड करूंगी इस चार्ज और इस चार्ज का फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज, इस चार्ज और इस चार्ज का फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम आएगा. क्यों? बिकॉज F की वैल्यू क्या होती है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर. बेटा K तो कांस्टेंट ही है, Q1 Q2 सेम, Q1 Q2 सेम, R यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो सेम. अब बात आती है डायरेक्शन की. मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है. बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? दूर जाएगा, रिपल्शन करेगा.
दिस इज, अगर ये O पॉइंट है, दिस इज फोर्स ऑन O चार्ज ड्यू टू A चार्ज। सिमिलरली बेटा ये भी पॉजिटिव है, यहाँ वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। फोर्स ऑन O चार्ज दैट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंटर ड्यू टू C चार्ज। अब आप ध्यान से देखो, फोर्स ऑन O चार्ज ड्यू टू A चार्ज का मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन O चार्ज ड्यू टू C चार्ज के बराबर है, बट डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है। डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है। यू कैन सी दिस, डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो ये एक दूसरे को काट खाएंगे, खत्म कर देंगे। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं, बेटा ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। अब ये दोनों चार्जेस भी सेम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ फोर्स ऑन O चार्ज ड्यू टू D चार्ज, फोर्स ऑन O चार्ज ड्यू टू B चार्ज। बेटा फोर्स ऑन O चार्ज ड्यू टू D चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है फोर्स ऑन O चार्ज ड्यू टू B चार्ज के, बट इनकी डायरेक्शन भी क्या है? ऑपोजिट है। तो ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे को खत्म कर देंगे, एक दूसरे को काट खाएंगे, यानी कि द नेट फोर्स ऑन चार्ज, नेट फोर्स ऑन चार्ज कौन सा बेटा? किस पे निकालनी थी? 1 माइक्रोकूलम पे। ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। अब फट से तुमने आंसर तो दे दिया होगा कि 0 आ रहा है, बट 0 कैसे आ रहा है? डायरेक्शंस को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्शंस को समझना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, 2 पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस आर प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन द वैक्यूम, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द AB लाइन चार्जेस? ओके, अब आपके पास इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? AB लाइन है, इसके मिड पॉइंट की कहानी हमने ढूंढनी है। A पॉइंट पर चार्ज कितना है? 3 माइक्रोकूलम। B पॉइंट पर चार्ज कितना है? -3 माइक्रोकूलम। O पॉइंट पर आपको, इन दोनों के मिड पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अच्छा, अब एक बात सोच के देखो, ये दोनों में डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये दोनों में डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। यानी कि इंडिपेंडेंट A से देखो बेटा तो डिस्टेंस कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर हुआ, राइट? अच्छा जी, अब मैंने आपको एक चीज बता रखी है ऑलरेडी कि अगर आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो वहां पे आप क्या एज्यूम करेंगे? वहां पे आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो लेट अस टेक अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट प्रेजेंट है। अब जो इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। बेटा पॉजिटिव रिपेल, यानी कि फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, लेट अस टेक इट एज E1। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि E2 की वैल्यू कहां पे आएगी बेटा? इस डायरेक्शन में ही आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो वो किसके बराबर होगा? E1 प्लस ऑफ E2। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? KQ डिवाइडेड बाय R², अगर मैं सिंपल स्केलर फॉर्म देख रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि आप इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हो? बेटा एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपके पास जो Q की वैल्यू है जो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है वो आपको विदाउट साइन पुट करनी है ये वाले केस में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स में हम डायरेक्शन कैसे निकाल लेते हैं बेटा? ये सिंपली अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, तो जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हम यहाँ पे भी नेगेटिव ले लेंगे तो मतलब क्या है कि हमने डायरेक्शन अलग से भी कंसिडर कर ली, यहाँ पे भी कंसिडर कर ली, तो वो नहीं करना है। ठीक है, वो नहीं करना है। सिंपली बेटा इसकी वैल्यू लिखोगे तो KQ बटा R का स्क्वायर, K की वैल्यू सेम है 9 × 10⁻⁹। चार्ज दोनों के केस में सेम है 3 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करना ना भूलें, 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई होगा R का स्क्वायर। अब दोनों के केस में R देखो, 10 सेंटीमीटर सेम है तो 10 डिवाइडेड बाय 100 होल का स्क्वायर। बेटा ये तो 1 की आई ना, ये तो 1 की वैल्यू आई। अब सेम ही है दोनों वैल्यू तो मैं इंटू 2 कर दूं,
इंटू 2 कर दूं सिंपली, ठीक है, इंटू 2 कर दूं, यही है ना के क्यू बटा आर का स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए, प्लस ऑफ दोबारा के क्यू बटा आर स्क्वायर लिख दे, तो मैंने इंटू 2 कर दिया। आप सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ रहा है, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ रहा है, बताओ। बताओ 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 54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 निकल के आ रहा है बेटा, कैलकुलेशन करना है और कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल एकदम। देखो 9 3 इंटू 2, 3 2 से 6, 9 6 से 54, 54 और बेटा ये बस आपको सिंपली 10 की पावर को सॉल्व करना है। 10 की पावर 9 माइनस 6, ये से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर ऑफ 2, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास 9 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 4, ठीक है ठीक है, ये आ जाएगा 10 की पावर 2, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 4, 9 माइनस ऑफ 4 यानी कि 5, तो 10 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 54। इसको और अरेंज करके लिखना है तो बेटा कैसे लिख सकते हो, 5.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अब वो क्या बोल रहे हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया ना सॉल्व करके, और इसकी डायरेक्शन कैसे आई बेटा, इसकी डायरेक्शन कैसे आई, टुवर्ड्स ओबी, ठीक है, अलोंग ओबी। चलिए अब फाइंड कीजिए सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। अब वो बोले कि यहाँ पे मैंने तो पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया था ना, अब वो बोले कि यहाँ पर ना एक नेगेटिव चार्ज पड़ा है 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 कूलम का, तो आप बताओ उसके ऊपर फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा। बी पार्ट बेटा फोर्स कैसे निकाल सकते हो आप, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 9 कैसा है, नेगेटिव में है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये वाली 5.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 6। अच्छा मेरे को एक बात तो बताओ, ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव है, आपको बता रखा है अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो फोर्स इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन ये नेगेटिव क्या सिंबलाइज कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, टुवर्ड्स OA, ठीक है, टुवर्ड्स OA। अब मैग्नीट्यूड बता दो सॉल्व करके कितना आ रहा है, 1.5 इंटू 5.4 करो, 10 की पावर सॉल्व करो, व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग, क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, 8.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन विल बी अलोंग OA, ठीक है, डायरेक्शन विल बी अलोंग OA, ठीक है। ठीक है जी, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिक डायपोल के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, करवा भी रखा है, बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। इलेक्ट्रिक डायपोल का आपको एक सिस्टम दे रखा है, let us take it as x axis, let us take it as y axis and let us take it as z axis, ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि मैं हमेशा y इसको लूं, z इसको लूं, परपेंडिकुलर होती है मैं किसी तरीके से भी ले सकती हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है मैं किसी तरीके से भी ले सकती हूँ, ये माइनस z को बिलोंग कर रहा है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, a पॉइंट किस पे, 0 0 माइनस 15, यानी कि z एक्सिस क्या है, नेगेटिव 0 0 माइनस 15, ये है a पॉइंट, b पॉइंट किस पे है, 0 0 प्लस 15 पे गिवन, ठीक है। लेट अस टेक दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन से नेगेटिव वाली साइड में ये 15 सेंटीमीटर है, ओरिजिन से ये वाली साइड में ये 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है नॉट मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है नॉट मीटर। अब वो बोले QA दैट इज चार्ज ऑन A जितना प्रेजेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7, और यहाँ पर है बेटा माइनस ऑफ 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 7 कूलम, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपोजिट
टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के, बस साइन क्या होता है ऑपोजिट, सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। बेटा यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर है और इधर से भी 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे अपने पास 2a की वैल्यू कितनी हो गई, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 15 दैट इज 30 सेंटीमीटर। बट इसको अपन मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.3 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2a, और सिंपली यू कैन से r। ठीक है, 2a लिख देती हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेट अस राइट इट एज व्हाट, 2a। अब आपको क्या बोला गया, व्हाट इज द टोटल चार्ज। बेटा टोटल चार्ज कैसे फाइंड करोगे, दिस प्लस दिस, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, इक्वल एंड ऑपोजिट एंड मैग्नीट्यूड है तो टोटल चार्ज 0। नेक्स्ट आपको बोला गया है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या कहती थी, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लो इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये सिंपली मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन अभी बताऊंगी। तो 2.5 इंटू 10 raised to the power -7, 2a की वैल्यू कितनी थी 0.3। बताइए जी, सॉल्व करके p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो बोलो बोलो, शाबाश, बहुत इजी कैलकुलेशन है। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 इंटू 0.3, 2.5 इंटू 0.3 इंटू 10 raised to the power -7, 7.5 इंटू 10 raised to the power of 8। ठीक है, 7.5 इंटू 10 raised to the power of 8। सिंपल तो है, 25 इंटू 3 कर लो, डिवाइड में आ जाएगा 100 इंटू 10 raised to the power -7, 7.5, 25 इंटू 3 75, एक 10 ऊपर ले जाओ, इंटू 10 raised to the power -7 -1। ठीक है, 7.5 इंटू 10 raised to the power -8। ठीक है, अब इसके यूनिट्स क्या होंगे बेटा, कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर इज द यूनिट्स। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे रहती है, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट, यानी कि आपके पास डायरेक्शन कैसे रह रही है, अलोंग नेगेटिव z एक्सिस, है ना, अलोंग नेगेटिव z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस टू नेगेटिव z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस टू नेगेटिव z एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, या फिर टुवर्ड्स, और यू कैन राइट टुवर्ड्स माइनस ऑफ z एक्सिस और माइनस ऑफ k कैप के अलोंग भी डायरेक्शन लिख सकते हो। ठीक है, माइनस ऑफ k कैप के अलोंग भी डायरेक्शन लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट, दिस इज अलाइंड एट द 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ओके, ये आपके पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है, इसमें आपके पास कोई डायपोल पड़ा है, कितने एंगल पर पड़ा है, कितने एंगल पर पड़ा है, 30 डिग्री पर। ठीक है, 30 डिग्री पर, और आपको डायपोल मोमेंट की वैल्यू गिवन है, आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन है, आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। बेटा टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, PE sin थीटा, मैग्नीट्यूड P की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 raised to the power -9, E की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 raised to the power of 4, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री यानी कि व्हाट, 1/2, 1 जा 2 जा, सो 5 2 जा 10, 10 की पावर 1 -9 माइनस ऑफ 4। बोलो 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 बोलो, क्या गड़बड़ करी है, बोलो बोलो जी, बोलो जी। सिंपली 10, ओके, 10 इंटू 10 raised to the power -9 -4 नहीं था, यहाँ पे +4 था। ठीक है, यहाँ पे +4 था, सो यहाँ पे बेटा 5 माइनस ऑफ 9 आएगा, है ना, 5 माइनस ऑफ 9 आएगा, बताओ 5 माइनस ऑफ 9 आएगा, राइट।
तो 10 raised to the power -4 will be the answer. What about its unit? What about its unit? बेटा P के यूनिट क्या थे अपने पास? शाबाश, P के यूनिट क्या थे अपने पास? हमने अभी फाइंड किया था P is equals to Q into 2A. तो P के यूनिट क्या थे? कूलम मीटर. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? न्यूटन पर कूलम होता है, तो कूलम से कूलम कटा, तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? टॉर्क. ठीक है, न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? टॉर्क. ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद अ वूल is found to have a negative charge of this. Estimate the number of electrons transferred from which to which. Is there any transfer of mass from wool to polythene? Wool, polythene. बेटा इसका वर्क फंक्शन क्या होता है? कम. इसका वर्क फंक्शन क्या होता है? लेस. यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और पॉलिथीन की तरफ जाते हैं, यानी कि वूल क्या बनती जाती है? पॉजिटिव. पॉलिथीन क्या बनता जाता है? नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, पॉलिथीन क्या बनता जाता है? नेगेटिवली चार्ज. अब वो बोले कि आपके पास नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस, ओके, आपको निकालना नंबर. Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई. एन की वैल्यू कितना हो गया? चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -7. नेगेटिव में है ना, जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो टोटल चार्ज क्या? नेगेटिव. डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नेगेटिव. नेगेटिव से नेगेटिव कट गया. एन की वैल्यू बताओ यहाँ से सॉल्व करके कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 10 रेज पावर -7 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19. बताइए एन की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाएगी आपके पास? इज इट कमिंग टू बी 1.87 इंटू 10 रेज टू द पावर 12? 1.87 इंटू 10 रेज टू द पावर 12. बिल्कुल सही, शाबाश. दिस इज द वैल्यू ऑफ एन. सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा. उसके बाद वो बोले बी पार्ट में पूछ रहे हैं इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन. अब बेटा अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kg होती है. अब होता तो ये बहुत कम है, नो डाउट, होता तो ये बहुत कम है -31 kg, बट स्टिल वी कैन से दैट कि येस अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो कुछ ना कुछ मास भी लेकर जाएगा. तो बेटा टोटल मास कितना आ जाएगा? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.87 इंटू 10 रेज टू द पावर 12 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31. दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मास. दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मास. बेटा कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए. फाइनल आंसर जो मैंने अपने सॉल्व कर रखा है उसके अकॉर्डिंगली इट इज कमिंग आउट टू बी 1.701 इंटू 10 रेज टू द पावर -18. 1.701 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -18 kg. ये आंसर आ रहा है अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशंस. अब ध्यान से सोच के देखो, -18 kg इतना ज्यादा ये अहमियत नहीं रखता, बट अगर आपको कोई पूछे कि मास ट्रांसफर होता है तो आप नो नहीं बोल सकते. आपको उस टाइम पे क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? यस मास ट्रांसफर होता है बट दैट मास इज व्हाट? नेग्लिजिबल. ठीक है, दैट मास इज व्हाट? दैट मास इज नेग्लिजिबल. चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या बोल रहे हैं कि figure shows the track of the 3 charged particles in a uniform electrostatic field. Give the signs of the 3 charges. Which particle has to be highest charge to mass ratio? Okay, पहले तो हम इनके आइडेंटिफाई करते हैं साइंस को. बेटा अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और फर्स्ट और 2 इस साइड को डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, राइट? तो फर्स्ट और सेकंड की नेचर कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए. अगर ये नेगेटिव प्लेट है और थर्ड वाला जो पार्टिकल है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो बेटा इसकी नेचर कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए. नेचर समझ में आ गई सबके? पॉजिटिव नेगेटिव नेचर समझ में आ गई सबके? पॉजिटिव नेगेटिव. उसके बाद बोले दैट विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो. चार्ज टू मास रेशियो यानी कि स्पेसिफिक चार्ज बोल रहे हैं किसका हाईएस्ट होगा. ध्यान से सुनना है इसकी एक्सप्लेनेशन. जिसका स्पेसिफिक चार्ज हाईएस्ट होगा उसका मास कम होगा बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर ये हाईएस्ट है तो ये कम होना चाहिए बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये कम है तो डिफ्लेक्ट ज्यादा होगा. सोच के देखो ना, अगर कोई दुबला पतला सा उसको तो टुंग करोगे तो वो तो गिर जाएगा. अगर कोई भारी भरकम सा उसको आप हाथ भी मार लोगे, मुक्का भी मार लोगे, कुछ भी कर लोगे, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा. तो बेटा जिसका मास कम है वो डिफ्लेक्ट ज्यादा होता है. ठीक है, जिसका मास कम है वो डिफ्लेक्ट ज्यादा होता है. अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से डिफ्लेक्शन देखो. तीसरा वाला बेचारा एकदम ज्यादा से डिफ्लेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट. सो इसका
इसका चार्ज टू मास रेशियो या फिर आप सिंपली बोलो स्पेसिफिक चार्ज, वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, किसका मैक्सिमम है, थर्ड वाले का। किसका मैक्सिमम है, थर्ड वाले का। आगे चलो, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 3 into 10 raised to the power 3 I cap Newton per coulomb. What is the flux of this field through a square of the 10 centimeter on the side whose plane is parallel to the YZ plane? Okay, अगर मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने चाहूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। Students, don't forget to like and share the video if you have not done yet, because एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता बट हमको एक बूस्टअप मिलता है, जो हम इतनी प्रेपरेशन आपके लिए करते हैं, दिस पीपीटी कंटेंट, दिस स्लाइड्स, दिस डिजाइनिंग, एवरीथिंग टेक्स टाइम, है ना। इफ वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर यू, सो वन लाइक फ्रॉम you can bring a smile on our face. So make sure that you have liked the session as well as shared the session. ठीक है, चलिए आ जाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज along I cap. अब वो बोल रहे हैं what is the flux of this field passing through a square 10 centimeter whose plane is parallel to the YZ plane. Let us suppose ये YZ plane के पैरेलल एक स्क्वायर है। बेटा इस स्क्वायर का जो परपेंडिकुलर होगा, अगर मैं बोल रही हूँ दिस इज YZ प्लेन, तो बेटा YZ प्लेन के परपेंडिकुलर x एक्सिस, यानी कि इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, along x एक्सिस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगा। बताओ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगा। एन कैप से डिनोट कर दो, ज्यादा इजी रहेगा आपको। बताओ, ये समझ में आता है ना। अगर एरिया YZ प्लेन में है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू इट, that is along x axis। ठीक है, that is along x axis। is it clear? so इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 3 into 10 raised to the power 3। अब फ्लक्स निकाल लो। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, E वेक्टर डॉट ऑफ A वेक्टर। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, दोनों पैरेलल है 0 डिग्री। सो सिंपली क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू 1। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3 into 10 raised to the power 3 गिवन थी। अब स्क्वायर गिवन था, साइड 10 सेंटीमीटर थी, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। 100 से डिवाइड क्यों किया, मीटर्स में कन्वर्ट करना था। ठीक है, सो ये क्या आ गया, 3 into 10 raised to the power of 3 डिवाइड में नीचे कितना है, 10 raised to the power of 2। सो ये आ गया 30। अब व्हाट अबाउट इट्स यूनिट्स। बेटा फ्लक्स के यूनिट्स क्या होते हैं, 30 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स एरिया के मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट्स लिखना नहीं भूलना साथ में, मेक श्योर दैट यूनिट्स लिखना नहीं भूल रहे हैं। अब बोले व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। यानी कि बेटा सेकंड केस में क्या किया गया ना, सेकेंड केस में इस एरिया को, इस स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया ताकि इसका जो एरिया वेक्टर है ना वो 60 डिग्री का एंगल बनाए। किसके साथ, आप सपोज करो हमारे पास एरिया कुछ इस तरीके से कर दिया गया, तो अब बेटा इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसके ही परपेंडिकुलर रहेगा एरिया के। अब ये वाला जो न्यू एरिया वेक्टर है ना, बी पार्ट का आंसर बता रही हूं, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, इट इज मेकिंग अ 60 डिग्री एंगल विद व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस केस में हमारे पास कॉस ऑफ 0 डिग्री की जगह क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब इतने पार्ट का आंसर तो पता है हमको 30 है, इतने पार्ट का आंसर तो थोड़ी चेंज हो जाएगा, ई और ए तो सेम ही रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है। कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, साइन ऑफ 30 के बराबर, यानी कि 1/2। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 15 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर का स्क्वायर, इनटू मीटर का स्क्वायर। ठीक है, सो अब आपके पास फ्लक्स क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि फ्लक्स मैक्सिमम कब रहती है, फ्लक्स मैक्सिमम रहती है जब आपके पास एरिया वेक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सर्फेस ऑफ द बॉक्स इज दिस। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। अच्छा, फ्लक्स की वैल्यू आपको दे रखी है न्यूटन मीटर्स पर स्क्वायर।
फ्लक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, आपको क्या निकालना है? नेट चार्ज। नेट चार्ज की वैल्यू निकालनी है। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा नेट चार्ज कैसे निकाल सकते हो? फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट करके। एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सो फ्लक्स की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको? 8 इंटू 10⁻³ अब जिस नालायक को, आई मस्ट से, जिस नालायक को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता वो ये क्वेश्चन छोड़ आएगा, जो कि बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। एप्सिलॉन नॉट की स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 8.84 इंटू 10⁻⁻12। उसके बाद आगे मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगी। जो बच्चे बोलते हैं ना मैम ये मल्टीप्लाई करना भी सिखा दो, तो बेटा आपने छोटी क्लासेस में क्या किया अगर मैम आपको मल्टीप्लाई करना सिखाए? बताओ, दिस इज फिजिक्स। आगे ये क्या है? आपकी स्ट्रगल है, आपको खुद तय करनी है। पेपर में मैंने आपके साथ नहीं जाना मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मल्टीप्लाई करके बताओ फाइनली चैट बॉक्स में आंसर कितना आ रहा है। व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट? व्हाट इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट? बताइए। माइक्रोकूलम्स में आंसर चाहिए मुझे। जब आप सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली आपके पास 0.07 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आंसर आएगा, जिसको हम 0.07 इंटू माइक्रोकूलम लिख पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। बी पार्ट बोलो, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, could you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? Very important. अच्छा, अब इसमें मैं आपको केस देती हूँ। बेटा ये सपोज करो बॉक्स है ना, तो बॉक्स ही बना देती हूँ। रुको, ये सपोज करो एक बॉक्स था, ये एक बक्सा था, इसमें -2Q कूलम +2 कूलम -4 कूलम +4 कूलम, ये 4 चार्जेस पड़े हैं। ये 4 चार्जेस पड़े हैं। बेटा अगर मैं आपको Q इन क्लोज पूछूं, Q इन क्लोज पूछूं तो कितना बोलोगे? Q इन साइड पूछूं कितना टोटल इनक्लोज चार्ज है इनसाइड, कितना बोलोगे? आप बोलोगे -2 +2 -4 +4, टोटल हो गया मैम 0। क्या इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है? क्या इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? देखो ये क्या बोल रहे हैं, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू, अगर यहीं पर मैं फ्लक्स निकालना चाहती हूँ थ्रू दिस बॉक्स, तो बेटा Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को मैं क्या लिख दूंगी? 0 लिख दूंगी, बिकॉज Q इनक्लोज 0 है। बट क्या इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? नहीं। हमेशा अगर फ्लक्स 0 आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। इसका पॉसिबिलिटी एक और भी हो सकती है कि यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज है सेम उतना ही आपके पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए फ्लक्स 0 आई। सो ये कहना ट्रू नहीं है कि हमेशा अगर चार्ज इनक्लोज 0 होगा तो आपके पास फ्लक्स 0 होगी। कभी कभी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर है तो भी आपके पास फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। A point charge of 10 माइक्रोकूलम is placed, ये एक पॉइंट चार्ज है जो कि 10 माइक्रोकूलम का है, is placed at a distance of 5 centimeter directly above the center of the square of the side 10 centimeter as shown. What is the magnitude of the electric flux through the square? Okay, अब भी अगर मेरे को इसको इनक्लोज करना है, मुझे इस चार्ज को क्लोज करना है। बेटा ये एक स्क्वायर है, ये एक चार्ज है, क्या मैं ऐसे ही और 5 स्क्वायर्स लगा के इसको एक क्यूब में इनक्लोज कर सकती हूँ? बोलो, शाबाश। क्या मैं इस चार्ज को क्लोज करने के लिए और 5 ऐसे ही स्क्वायर्स लेके अगर आसपास लगा दूं तो बेटा ये क्यूब बन जाएगा जिसमें ये चार्ज इनक्लोज हो जाएगा उस क्यूब के सेंटर पर, उस क्यूब के सेंटर पर। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा अपने पास उस केस में? चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बट हमको क्या चाहिए? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर, यानी कि एक साइड की वजह से आपके पास फ्लक्स कितना आ रहा है। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? नेट फ्लक्स डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6। सो नेट फ्लक्स की वैल्यू कैसे आएगी? चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट करके इंटू 6 का फैक्टर साथ में चलेगा। अब चार्ज कितना है? 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 6, ठीक है, इंटू 6। सिंपल सा है, कैलकुलेटिव जरूर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बट आंसर आ जाएगा। बोलो क्या आंसर आ रहा है?
What is the answer coming out to be? बोलो बोलो बोलो. Again I will say, no spoon feeding at this point of time. डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, 10 की पावर सॉल्व करना, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप ऐसा सोचोगे कि ऐसी चीज़ आ रही है तो उसको पेपर में सॉल्व करेंगे, तो बेटा पेपर में हाथ नहीं बैठेगा. आप यहाँ तक ही सॉल्व करके छोड़ के आओगे, फिर लास्ट में नंबर कटेंगे. अभी से ही प्रैक्टिस करो, ठीक है? अभी से प्रैक्टिस करो, करो डिवाइड और बताओ फ्लक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है. 1.88 इंटू 10⁻⁵ निकल के आ रही है. 1.88 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स. नेक्स्ट आ जाओ. अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज. व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? ओके, सिंपल है. क्या दे रखा है आपको? चार्ज की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है? और आपके पास क्यूब का साइड कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर. देने दो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस आपको निकालना है. फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. हमको क्या लेना है यार? हमको पता है कि वो तो ना तो शेप पर, ना तो साइज पर, किसी चीज पर भी अपनी फ्लक्स डिपेंड ही नहीं करती है. शेप पर, साइज पर, किसी चीज पर अपनी फ्लक्स डिपेंड ही नहीं करती है. चार्ज आपको दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻⁻�6. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दो. 8.85 इंटू 10⁻⁻12. बताइए फ्लक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? कीजिए जरा, कष्ट कीजिए यार, कष्ट कीजिए. बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स. क्या आ रही है सॉल्व करके? बोलो. 2.26 इंटू 2.26 इंटू 10⁻⁵. 2.26 into 10⁻⁵. बेटा आई हैव कैलकुलेटेड ऑल दीज वैल्यूज, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू. बट अगर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपको पेपर में प्रॉब्लम होगी. तो मेक श्योर दैट ये चीज नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है? ऐसे से क्वेश्चंस के लिए मैं बार बार एक ही अप्रोच बताती हूँ. 10 की पावर को सॉल्व कर लो. इसका बेटा 10, इसका 100 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 885 इंटू 10⁻⁻⁶. ये ऊपर चल के जाके बन जाएगा प्लस ऑफ 12. तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग दिस एज योर आंसर. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, नोट डाल के लिख लो, फ्लक्स इज independent of shape and size. Of surface. चलिए next. A point charge causes an electric flux of this to pass through a spherical surface of 10 centimeter radius centered on the charge. If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would be passing through the surface? Okay. अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको सुंदर सुंदर सा दिख रहा है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या इस फॉर्मूला में कहीं पर भी R की डिपेंडेंस है? R की डिपेंडेंस है? बोलो. क्या इस फॉर्मूला में फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या इस फॉर्मूला में कहीं पर भी R की डिपेंडेंस है? नो डिपेंडेंस ऑफ R. सो बेटा इस केस में अगर हम बात करेंगे, आपके पास फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. फ्लक्स विल रिमेन सेम बिकॉज फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन R. बी पार्ट का आंसर अब आएगा. बी पार्ट का आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज? वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज निकालना है. वो किसके बराबर आएगा? फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट. फ्लक्स की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 1 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12. बेटा चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, बिकॉज फ्लक्स ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव, फ्लक्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव. तो आपके पास चार्ज कहाँ से कितना निकल के आएगा? नेगेटिव निकल के आएगा, ठीक है? अब सिंपल क्या है,
ध्यान से देखो 8.84 ले लो, माइनस ऑफ 8.854 तो ऐसे ही आ गया, इंटू 10⁻³ माइनस ऑफ 12। बेटा कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 8.854 इंटू 10⁻⁻9। इसको सॉल्व करोगे 12 प्लस का माइनस ऑफ 3, तो आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 9। अब माइनस ऑफ 9 क्या होता है, अगर मेरे को चार्ज की टर्म्स में लिखना है, दिस इज चार्ज ना, तो बेटा माइनस ऑफ 10⁻�9 यानी कि नैनो कूलम, ठीक है, यानी कि नैनो कूलम। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज। हमको नहीं पता इसके ऊपर कितना चार्ज है, बट स्फीयर का रेडियस दे रखा है, स्फीयर का रेडियस दे रखा है आपको कितना, स्फीयर का रेडियस दे रखा है आपको कितना, 10 सेंटीमीटर। ओके, बोले कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 इंटू, ठीक है। इस स्फीयर को अगर मैं 3D में बात करूं, अगर मैं 3D में बात करूं, इस स्फीयर से बेटा जब हम कितने डिस्टेंस पे गए, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे गए, तो किसी P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि एंड पॉइंट इज रेडियली इनवर्ड, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है इस पॉइंट पर, रेडियली इनवर्ड आ रही है। बेटा रेडियली इनवर्ड आएगी तो यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको कैसा मिला होगा, नेगेटिव मिला होगा, तभी आपके पास रेडियली इनवर्ड आ रही है ना। नेगेटिव चार्ज, इतना क्लू तो मिल गया कि चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज फील्ड इज कमिंग रेडियली इनवर्ड। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, आपको नेट चार्ज निकालना है स्फीयर पे कितना होगा। अगर आपको याद हो कंडक्टिंग स्फीयर के केस में बेटा सारा का सारा चार्जेस कहाँ पे रिजाइड होगा, ऑन द सरफेस रिजाइड होगा, है ना। और ये वाला केस एप्लीकेशंस में मैंने करा रखा है। इस टाइप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिमिलर होती है कि अगर आप यही मैग्नीट्यूड का चार्ज सेंटर पे प्लेस कर दें, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू फाइंड करनी है, R की वैल्यू कितनी है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना लेंगे, 20 सेंटीमीटर। Q की वैल्यू फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1.5 इंटू 10⁻³ ये ऊपर ले जाओ, 20 इंटू 100 होल का स्क्वायर डिवाइड में 9 इंटू 10⁻⁹। बस ये थी फिजिक्स की बात, ये थी फिजिक्स की कहानी कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमिलर बिहेव करेगा कि आपके पास कोई चार्ज सेंटर पे प्लेस्ड है, और सेंटर यानी कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, KQ बटा R² आती है। तो वैल्यूज पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। Q की वैल्यू कितनी आएगी, 6.67 नैनो कूलम निकल के आनी चाहिए। 6.67 नैनो कूलम इज द आंसर, 6.67 नैनो कूलम इज द आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। और यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज अ सरफेस ऑफ चार्ज डेंसिटी दिस, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। आपको चार्ज निकालना है स्फीयर पे। बेटा डायमीटर की वैल्यू कितनी गिवन है, टू 2.4 मीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 1.2 मीटर, इसका आधा। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना गिवन है, 80 माइक्रोकूलम पर मीटर का स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। आपको फाइंड क्या करना है, चार्ज कितना आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, यानी कि 80 इंटू 10⁻⁻6। एरिया कितना होगा बेटा आपके पास, स्फीयर है, हाँ कंडक्टिंग स्फीयर है, तो 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 3.14, आर का स्क्वायर, आर कितना है बेटा 1.2 है, रेडियस 1.2, डायमीटर का आधा। यहां से बताओ कि चार्ज की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। सिंपल कैलकुलेशन है, फटाफट से आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में। कितना निकल के आएगा आपके पास चार्ज, कितना निकल के आएगा आपके पास चार्ज। फाइनली सिंपल है बेटा जी, 12 इंटू 12 144, इसका 100 नीचे उतार लो, 100 से 100, ये 10⁻⁴ बन गया, ऊपर जाएगा -6 प्लस ऑफ 4, ओके माइनस ऑफ 2। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, 8 4 32। फाइनल आंसर बताओ मेरे पास, आपके पास चार्ज का क्या निकल के आ रहा है, 1.44 इंटू 10⁻⁻³ 1.44 इंटू 10⁻⁻³ कूलम निकल के आना
चाहिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज। 1.44 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3, 447 ले लो, 3 डेसिमल तक लेना है तो। उसके बाद बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, बी पार्ट में दे आर सेइंग व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू कितनी 1.447 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस ऑफ 12। बेटा सॉल्व कर लेना। अब ये कैलकुलेशन है, आपको तरीका बता दिया है मैम ने कि क्या आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, बताइए इसको सॉल्व कर लोगे। 1.63 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 आ जाएगा। 1.63 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर फॉर द बी पार्ट। नेक्स्ट आ जाओ। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको क्या फाइंड करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ ये आपके पास कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा पी पॉइंट पे विच इज एट सम डिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर। बेटा इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज ले रही हूँ, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लेती हूँ तो बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 गिवन है। आर की वैल्यू जिस डिस्टेंस पे हमको फाइंड करना है, आर की वैल्यू इज 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे 2/100 यानी कि 0.02। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, यहाँ से बेटू जी आर की वैल्यू आपके पास, सॉरी लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सब कुछ गिवन है, यू नीड टू फाइंड व्हाट, लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा कितना आ जाएगा, ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आप ध्यान से देखना क्या करने जा रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। ऐसा क्यों किया, टू मेक द कैलकुलेशन इजी। अभी ये क्या बन गया आपके पास, ये क्या बन गया आपके पास, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू आर डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 के बराबर होती है। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 के बराबर हो जाएगी। बोलो इसकी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करनी है तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू पता है ना इसकी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन था, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, आर की वैल्यू कितनी थी 0.02। बस अब होगी कैलकुलेशन इजी, जल्दी से वैल्यूज को पुट करो और बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या 10 माइक्रोकूलम पर मीटर निकल के आ रही है। 10 माइक्रोकूलम पर मीटर निकल के आनी चाहिए लैम्डा की वैल्यू। बेटा लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो नीचे आपके पास मीटर, ऊपर आपके पास माइक्रोकूलम जब आप सॉल्व करेंगे इसको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। 2 large thin metallic plates are parallel and close to each other on their inner faces। ओके, पहले 2 मेटालिक प्लेट्स बना लो। On the inner face, the plates have charge densities of the opposite sign of magnitude. Let us suppose इसकी inner plate पे बेटा चार्ज कितना है, प्लस ऑफ, इसकी इनर प्लेट पे चार्ज कितना है, प्लस ऑफ 17 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -22। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू गिवन है ये, प्लस सिग्मा, यहाँ पे उतना ही मैग्नीट्यूड बट विद ऑपोजिट साइन, यानी कि -17 इंटू 10 रेज टू द पावर -22। आपको बोल रहे हैं कि आप फाइंड कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में। अगर आपने मेरी थ्योरी क्लासेस लगाई हैं तो आपको ये वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने तीनों केसेस कर रखे हैं। अगर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑपोजिट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सब केसेस में हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। बट अगर मैं यहाँ पर देखूं बेटा, फर्स्ट रीजन में अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लूं, क्यों नॉट, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है यहाँ पे। तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है अपन को क्या करना होता है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम करना होता है। बेटा यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम कीजिए। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन ड्यू टू फर्स्ट प्लेट इस साइड। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। E1 E2 के बराबर होगा क्योंकि ड्यू टू प्लेन चार्ज लीनियर प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आता है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर ये दोनों बराबर हैं और ऑपोजिट हैं बेटा, ये काट जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। सिमिलरली इस रीजन में आ जाओ, अगर यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम करूँ, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन गया, 0। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम कर रही हूँ प्लस ऑफ क्यू नॉट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी बेटा, E1 प्लस ऑफ E2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 will be सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। जब इसको सम करोगे तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है 17 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 22, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ 12। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सॉल्विंग, ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सॉल्विंग। क्या आंसर आ रहा है, 1.92 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10, 1.92 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, 1.92 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। जादू से नहीं आंसर आया, ये सॉल्व करके आया है, मैंने सॉल्व करके चेक किया है एंड वेरीफाई करके आपको बता रही हूँ। दिस विल बी द फाइनल आंसर। प्लीज मेक श्योर दैट आप इसको सॉल्व करके अच्छे से अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीबडी। जब भी आपके पास ऑपोजिट प्लेट्स होते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटीज बराबर है, आउटवर्ड रीजन में फर्स्ट एंड थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। चलो आगे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, विच अमंग द कर्व्स शोन कैन नॉट बी पॉसिबली रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। बेटा अगर यहाँ पर देखो, हमको पता है कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू सरफेस। इधर देखोगे परपेंडिकुलर नहीं है, इधर देखोगे परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इधर आ जाइए, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, बिल्कुल सही, नेगेटिव में एंटर कर रही हैं, बिल्कुल सही। नेगेटिव से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, पॉजिटिव में एंटर कर रही हैं, गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम positive charge and they terminate at negative charge। नेगेटिव चार्ज से कभी भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं आ सकती, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग। अब यहाँ पे आ जाइए, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो आपके पास अगर आप एरोज देखोगे तो एरोज रिप्रेजेंटेशन से भी क्या शो हो रही है, रिपल्शन शो हो रही है। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ पार्ट में अगर देखें बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव में एंटर कर रही हैं जबकि पॉजिटिव से लीव करनी चाहिए, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव से लीव कर रही हैं तो पॉजिटिव में एंटर नहीं कर सकती हैं, पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव करती हैं। दूसरा बात, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, दे आर इंटरसेक्टिंग, सो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। लास्ट केस पे आ जाइए बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स बना रही हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप्स नहीं बनाती, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप्स नहीं बनाती। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, ये आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा अगर
आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर दैट यू हैव लाइक द सेशन, शेयर द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू यूजर एंड प्रेस द बेल आइकन, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी ऑफ ऑल द क्लासेस। एंड इसी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ अपनी क्लास 12th की जर्नी में इन अ डिसिप्लिन्ड फॉर्म ऑफ वे, एक डिसिप्लिन तरीके से, तो बेटा यू कैन गो फॉर आर रिस्पेक्टिव साइंस कोर्सेज ऑल्सो। उसमें अगर मैं सिंपली बोलूँ तुमको, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पिन अप करवा दूंगी। यू हैव द ऑप्शन for 2 months, 9 months and 12 months validity, CUET plus board preparation for 2023 batch. The course is for 9999, that is 9,999, but after applying the code Y549 you will be getting 17% off and it will cost you approximately to 8,300 for full 1 year for 12 months. But अगर आप 12 months का नहीं buy करना चाहते हैं, you can go for 2 and 9 months also. The course link will be present in the description of this video and you can join us there. In this, basically you will be getting all the live classes, ebooks, 3,000 plus questions, 600 plus live hours, regular classes होंगी बेटा, आपको assignments मिलेंगी, DPPs मिलेंगी, टेस्ट होगा एंड मंथली के मंथली आपको पूरा प्लान भी मिलेगा, ठीक है। सो यू कैन एनरोल इन दिस इफ यू वांट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो। एंड कल यानी कि टुमारो एट 7 PM आयुषी मैम और मैं आने वाले हैं फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री वॉर के लिए। सो तैयार हो जाइए, अब ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसका टेस्ट होने वाला है आपका कल 7 बजे। इसके साथ साथ अपना केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशंस का टेस्ट होने वाला है 7 बजे, तो आना नहीं भूलेगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड कीप स्माइलिंग।